हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 1 कॉसेटिव वर्ब्स का। हमने स्पोकन इंग्लिश में वर्ब्स को देखा, क्रियाओं को देखा, क्रियाओं के प्रकार को देखा और हमने देखा कि कैसे हम उसे भाषा में बोल सकते हैं। जहाँ पर गेटिंग आना है वहाँ गेट नहीं आ सकता और जहाँ गेटिंग नहीं आना है वहाँ पर आपको गेट लगाना ही पड़ेगा। तो हमें जब इंग्लिश बोलनी है तो हमें क्रियाओं के फॉर्म्स को बहुत ही अच्छी तरह से बोलना है, जिसकी प्रैक्टिस हमने लेक्चर नंबर 2 वर्ब्स में बहुत ही डिटेल में कर ली थी। अब हम देखेंगे ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता जो है वो कार्य करेगा नहीं बल्कि किसी से कराएगा। अब आप सोच रहे होंगे, अचंभित से होंगे एंड यू आर थिंकिंग, मैं मान सकती हूँ कि भाई हमने वर्ब में एक चीज तो सोची थी कि हमें प्रैक्टिस करनी है कॉसेटिव वर्ब्स में। तो कॉसेटिव वर्ब का लेक्चर नंबर 2 टोटली हमारी स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस पर बेस्ड है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉसेटिव वर्ब के। कॉसेटिव वर्ब बेटा 2 लेक्चर में मैं आपको कवर अप कराऊंगी। पहले में आपको इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ आपको मिलेंगे कॉसेटिव वर्ब्स की बारे में इंफॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल है। तो इंट्रोडक्शन में कॉसेटिव वर्ब, वोकैबुलरी, नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिविजन। चलिए, आपको मैंने बोला कि बेटा क्रिया, तो आपने बोला वर्ब। अब मैंने आपको बोला कि बेटा कॉसेटिव वर्ब एंड अब आपका थोड़ा सा यहाँ पर मैं कह सकती हूँ दिमाग घूमेगा, अरे अब ये कॉसेटिव वर्ब क्या आ गया है, ये कौन सी नई चीज आ गई कॉसेटिव वर्ब। ठीक है, कॉसेटिव वर्ब का मतलब है जब मैंने आपको कहा कि किसी ने काम करा नहीं करवाया, लिखा नहीं लिखवाया, इट मीन्स कि जो करता है वो थर्ड पर्सन है, जो करता है वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, मतलब क्या, जो करता है वो काम करेगा नहीं करवाएगा, मतलब तीसरे व्यक्ति से कराएगा। तो जब भी वाया या वरना लिखा हुआ आ जाए तो इट मीन्स उसे हम ग्रामेटिकली कॉसेटिव वर्ब्स कहते हैं। अब एक बारी पढ़ लेते हैं डेफिनेशन को। ठीक है, वैसे क्रिया जो किसी तीसरे के माध्यम से कार्य पूरा हो इसलिए उसे कर्णवाचक क्रिया कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, कॉसेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉसेटिव, ठीक है, कॉसेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, कॉसेटिव वर्ब्स होते हैं कारणवाचक, कारणवाचक, कारणवाचक इसे हम हिंदी में कहते हैं। मैम बट अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, वैसी क्रियाएं जो किसी तीसरे के माध्यम से कार्य पूरा हो इसलिए उसे कर्णवाचक कहते हैं। इसमें भी हमें डेफिनेशन में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक बारी और पढ़ लो, क्या चाह रहा है, एक बारी और पढ़ लीजिए। देखिए, कॉसेटिव वर्ब का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट अर्थात जो करता है वो काम करता नहीं है बल्कि करवाता है, अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से। अब समझ में आया, इसलिए उसे कारणवाचक कहते हैं, इसलिए उसे कारणवाचक कहते हैं। मतलब ऐसी क्रिया जो किसी तीसरे के माध्यम से कार्य पूरा हो, मतलब कि ऐसी क्रियाएं जो क्रिया किसी के तीसरे माध्यम से मतलब तीसरे व्यक्ति से पूर्ण हो उसे हम कारणवाचक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, कॉसेटिव वर्ब ना बेटा बेसिकली 2 प्रकार के हैं। ठीक है, वो होते हैं गेट और मेक, गेट और एंड मेक। ठीक है, गेट एंड मेक क्या होते हैं, गेट एंड मेक। तो यही कॉसेटिव वर्ब है, ये 2 शब्द ही कॉसेटिव वर्ब है, ये 2 शब्द ही कॉसेटिव वर्ब है। ठीक है बेटा, तो देखो अब गेट का मतलब क्या होता है, पाना, मेक का मतलब बनाना, लेकिन इसे हम कॉसेटिव वर्ब भी कहते हैं, अर्थात ये शब्द हमें ये दर्शाते हैं कि कार्य किसी और से कराया गया है, कार्य किसी और से कराया गया है। समझे, तो कॉसेटिव वर्ब गेट और मेक है, कॉसेटिव वर्ब गेट और मेक है। तो देखते हैं। ठीक है, कॉसेटिव वर्ब भी कहलाती हैं। देखो, कॉसेटिव वर्ब्स आर यूज्ड, कॉसेटिव वर्ब का प्रयोग तब होता है व्हेन द सब्जेक्ट, जब जो कर्ता होता है डजंट परफॉर्म द एक्शन, जो करता है, हम कहते हैं ना क्रिया किसने करी,
कर्ता ने करी। लेकिन क्रिया यहाँ पर कर्ता खुद नहीं करता है बल्कि करवाता है, बल्कि करवाता है बल्कि करवाता है। ठीक है, बट गेट इट डन बाय अ थर्ड पर्सन, लेकिन किससे? तीसरे व्यक्ति से। ठीक है, देयर आर टू कॉसेटिव वर्ब इन इंग्लिश, गेट एंड मेक। तो दो कॉसेटिव वर्ब हैं, कौन से? गेट और मेक। और हमारा पूरी चर्चा लेक्चर नंबर 1 में इन्हीं दो पर बेस्ड है। प्रैक्टिस लेक्चर नंबर 2 में करेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, लेकिन गेट एंड मेक की चर्चा हम करते हैं। अब आगे देख लेते हैं नॉर्मल केस और कॉसेटिव केस में अंतर क्या है। अब आपको थोड़ा सा, जब आप अंग्रेजी बोलोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। मैंने कहा, मैंने किया, मैंने काम किया, मैंने करवाया, मैंने काम करवाया। अगर मैं यहां पर बोलूं मैंने किया, या मैं ये बोलूं मैंने काम किया, ठीक है, मैंने काम किया, ठीक है। अब मैंने यहां पर बोला कि मैंने काम कराया, करवाया, तो मैंने काम करवाया। मैंने काम किया, इट मीन्स कि जो काम किया वो मैंने किया। मैंने करवाया, इट मीन्स जो काम किया किसी और से करवाया है, मतलब कि मैंने थर्ड पार्टी से अपना कार्य कराया है। तो ये है कॉसेटिव केस। अब समझ में आया कि अब देखिए, राम ने भेजा, राम ने भेजा, राम ने भिजवाया। मैंने कहा राम ने रिमोट भेजा है मुझे, राम ने रिमोट भिजवाया, मतलब राम ने भेजा, राम का कार्य हुआ, राम ने भिजवाया, राम ने किसी और पर्सन से भिजवाया, राम ने किसी और पर्सन से भिजवाया है। बच्चा पढ़ता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि बच्चा पढ़ता है, ठीक है, बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़वाता है। मैंने कहा बच्चा पढ़ता है, इट मीन्स कि बच्चा खुद पढ़ रहा है, बच्चा पढ़वाता है मतलब कि बच्चा किसी और को पढ़वा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखवाया, मैंने पत्र लिखा, ठीक है, मैंने पत्र लिखा, तो क्रिया मैंने करी। मैंने पत्र लिखवाया, क्रिया मैंने किसी और से कराई। तुमने बुलाया था, क्या? तुमने बुलाया था, ठीक है, तो तुमने बुलवाया था, तुमने बुलाया था, मतलब तुमने बुलाया था मुझे, लेकिन तुमने बुलवाया था, इट मीन्स तुमने थर्ड पर्सन को लिया बीच में। तुमने कहा कि तुमने बुलवाया था, समझे? आगे देखिए, मैंने कार सजाई, मैंने कार सजाई, मैंने कार सजवाई, मैंने कार सजाई। मेरा बड़ा मन था, मैंने कहा अरे रोज देखते हैं दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, तो चलो भाई हमने अपने पापा की या मम्मी की या खुद की कार ही वैसी सजा दी, चाहे शादीशुदा थी नहीं। लो ठीक है, कभी सोचो जरा, किसी की शादीशुदी नहीं है लेकिन हाँ हम कार सजा रहे हैं अपने घर पे, और मम्मी पापा आए, और बाकी अगर आप बड़े हो तो आपकी बीवी या बच्चे में से ऐसे देखें, ये क्या चल रहा है भाई ये क्या चल रहा है? ठीक है, तो मैंने कार सजाई, मैंने कार सजवाई, मैंने किसी और पर्सन से सजवाई है। वाह, ठीक है, वो भेज सकता है, वो भेज सकता है भाई, वो भेज सकता है, वो भिजवा सकता है, मतलब कि वो भेज सकता है, मतलब अब मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी है, इतनी दूर थोड़ी रहते हो, चॉकलेट तो भेज ही सकते हो, तो तुम चॉकलेट भिजवा ही सकते हो, इट मीन्स तुम किसी और से चॉकलेट भिजवा सकते हो। क्लियर? तो नॉर्मल केस, नॉर्मल ये होता है, ठीक है, और कॉसेटिव केस ये होता है जब हम किसी, जो हमारा जो एक्शन होता है हम किसी थर्ड पर्सन पर निर्धारित करते हैं। एक्शन जो होता है वो हम किसी थर्ड पर्सन पर निर्धारित करते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे और समझेंगे। तो मैंने आपको कहा कि कॉसेटिव वर्ब क्या है। कॉसेटिव वर्ब हमने कहा अभी कि गेट एंड मेक। कॉसेटिव वर्ब क्या है, गेट और मेक, ठीक है। तो अब हम गेट पर चलते हैं। गेट का प्रयोग निर्जीव चीजों के साथ होगा, मतलब
गेट विल बी यूज विद नॉन लिविंग। गेट का यूज किसके साथ होगा? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। गेट का यूज कब करते हैं? गेट का यूज करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। जब कोई निर्जीव है, इट मीन्स कि कोई निर्जीव है, ओके, या हम ये कहें जो सांस नहीं लेता है, ठीक है, तो उसे हम नॉन लिविंग कहते हैं, उसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। कॉन्सेप्ट को समझना। राम पत्र लिखवाता है, राम पत्र लिखवाता है, राम गेट्स द लेटर रिटन, राम गेट्स द लेटर रिटन। अब गेट क्यों आया और गेट्स के आगे एस क्यों आया? सोचो। देखो, राम पत्र लिखवाता है, राम क्या है? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये सेंटेंस क्या है? लिखवाता है, क्या है ये? हम कहेंगे प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो। हाँ, तो आपने राम के, अगर ये थर्ड पर्सन है, या हम ये कहें कि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और ये सिंगुलर है, तो मेन वर्ब के आगे एस या ईएस लगता है। थोड़ा सा याद करिए, टेंसेस याद हो, ठीक है। राम पत्र लिखवाता है, तो कैसे बोलोगे? राम गेट्स द लेटर रिटन। अब ये एक चीज समझे अब यहां पर एक चीज समझे, राम पत्र लिखवाता है, राम गेट्स द लेटर रिटन। बेटा ये तो कॉसेटिव वर्ब है, ठीक है, और ये रिटन अगर आप कहो ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये भी तो थर्ड फॉर्म है। अब राम गेट्स द लेटर रिटन, अगर राम लेटर लिखता तो क्या बोलते हैं आप? राम पत्र लिखता है, राम राइट्स द लेटर, राम राइट्स द लेटर, राम गेट्स द लेटर रिटन, मतलब कि राम पाता है पत्र को जो लिखा हुआ है, क्योंकि राम लिखवाता है ना, तो राम लिखवाता है तो राम क्या करेगा? पत्र लिखा हुआ ही तो पाएगा ना, तो दैट इज वाई रिटन इज हियर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिटन रिटन है, ओके। अब राम गेट्स द लेटर, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? लेटर, एक विशेष लेटर। तो ये लिविंग है नॉन लिविंग है? मैम ये तो नॉन लिविंग है, तो अगर नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के साथ क्या लगाओगे? गेट। नॉन लिविंग के साथ क्या लगाओगे? गेट। थोड़ा सा टिपिकल है अंग्रेजी बोलना ये, लेकिन एक बार इस रूल को समझ लीजिए, बहुत ढंग से समझ में आएगा। देखो, राम ने पत्र लिखवाया, राम ने एक पत्र लिखवाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? राम पत्र लिखवाता है, या राम ने एक पत्र लिखवाया। अब यहाँ पर पत्र निर्जीव है, ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने बोली चीज वही लिखी है। राम ने पत्र लिखवाया, ठीक है, तो इसलिए गेट का प्रयोग की मेन वर्ब तीसरी तरह होगा, ठीक है, इसलिए गेट का प्रयोग मेन वर्ब तरह होगा, ठीक है। लिखवाता है, दूसरी मेन वर्ब लिखना यानी राइट, जिसकी थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी। याद रखें, गेट वाले वाक्यों में दूसरी मेन वर्ब जो भी है उसकी थर्ड फॉर्म ही लगती है। हाँ, हमें समझ में आ गया एक चीज, मैंने यहाँ पर बोला कि ये जो दूसरा वर्ब आएगा इसका हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। सुपर्ब, सुपर्ब। देखो, राम ने पत्र लिखवाया, राम गेट्स द लेटर रिटन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूं राम गेट्स द लेटर रिटन, ठीक है, पहली बात गेट का प्रयोग कैसे होगा? मेन वर्ब के तौर पर होगा, ठीक है, और जो दूसरी मेन वर्ब आएगी बेटा उसका हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, उसका हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, उसका हमेशा थर्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर राम गेट्स द लेटर रिटन, और गेट्स कब आएगा? जब दो लेटर जो है वो एक नॉन लिविंग हो, ठीक है, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कारक है वो क्या हो? निर्जीव हो, जो कारक है वो क्या हो? निर्जीव हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स हैं तो चलिए देखते हैं। मैं पत्र लिखवाता हूं, मैं पत्र लिखवाता हूं, आई गेट द लेटर रिटन, आई गेट। अब यहां पर गेट क्यों आया? क्योंकि ये तो फर्स्ट पर्सन है ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई गेट द लिखवाता हूं, मतलब कि पहले आप ऑब्जेक्ट देखो पत्र,
ठीक है, आपने देखा क्या लिखवाते हो, पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर पत्र क्या है, जीवित है निर्जीव है, आपने बोला ये तो निर्जीव है। जब आपने ये देख लिया कि निर्जीव है तो अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे, मैं पत्र लिखवाता हूं, आई गेट द लेटर रिटन। अब ये जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर तो हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि तीसरे व्यक्ति से कोई कार्य कराया गया है तो वर्ब तो दो ही आएंगे, वर्ब तो दो ही आएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, राम पत्र लिखवा रहा है, राम पत्र लिखवा रहा है मतलब लिखवाता है, लिखवा रहा है मतलब तीसरे व्यक्ति से कोई कार्य करा रहा है, तो राम लिखवा रहा है मतलब कि राम किसी तीसरे व्यक्ति से लिखवा रहा है, तो इट मीन्स कि ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, हाँ या ना बेटा, सोचो जरा। ठीक है, राम पत्र लिखवा रखा है, मतलब मैंने आपको कहा कि तीसरे व्यक्ति का एक्शन होगा इसमें, लिखवा रहा है तो कंटिन्यूस है, तो राम इज, ये क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आई, गेटिंग। अब यहां पर गेट का फॉर्म क्या लगा, गेटिंग। ठीक है, द लेटर रिटन, यहां मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अल्टीमेटली हमने देखा कि गेट जो है वो टेंस के अनुसार बदलेगा, वो टेंस के अनुसार बदलेगा। ठीक है, तो ये नहीं कभी आपको अंग्रेजी बोलनी है तो आप ये बोल दो राम इज गेट द लेटर रिटन, नहीं। अब पहले देखो कि राम तीसरे व्यक्ति से करा रहा है, इट मींस इसमें कॉसेटिव वर्ब तो आएगा, लेकिन कॉसेटिव वर्ब का वो फॉर्म आएगा जो हमारे काल पर निर्धारित है। ठीक है, तो आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे, जब भी आपको बोलना है कि कोई लेटर लिखवा रहा है, कोई टीवी दिखवा रहा है, तो आप बोलोगे राम इज गेटिंग द लेटर रिटर्न, राम इज गेटिंग द लेटर रिटर्न, या राम इज गेटिंग द टीवी, आगे आपको कोई भी वर्ब की फॉर्म आएगी। ठीक है, तो राम पत्र लिखवा चुका है मतलब कि परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो राम हैज, और यहां पर परफेक्ट में क्या आता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, राम हैज गेट गॉट। ठीक है, गेट गॉट द लेटर रिटन, तो परफेक्ट में क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो यहां पर भी आएगी, लेकिन एट द एंड यहां पे भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो दोनों जगह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। हाँ, ठीक है, तो राम हैज गॉट द लेटर रिटन, राम हैज गॉट द लेटर रिटन। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे और समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो, राम ने पत्र लिखवाया, मैंने क्या बोला यहां पर कि राम ने पत्र लिखवाया, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, राम ने पत्र लिखवाया, राम गॉट द लेटर रिटन, सेकेंड फॉर्म आया, तो राम ने पत्र लिखवाया, या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा कांस्टेंट। और यहां पर जब आप देखोगे गॉट, गेटिंग, गॉट, ये हमेशा टेंस के अनुसार चेंज होंगे, तो टेंस के अनुसार हमारे कॉसेटिव वर्ब बदलेंगे, हमारे कॉसेटिव वर्ब बदलेंगे। ठीक है, राम पत्र लिखवा रहा था, राम पत्र लिखवा रहा था मतलब कि पास्ट में है, तो राम वॉज गेटिंग द लेटर रिटन। ठीक है, तो ये तो चेंज होगा, राम पत्र लिखवा चुका था मतलब कि पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो राम हैड गॉट द लेटर रिटन, तो ये क्या है, सेकेंड फॉर्म लगाया, राम ने पत्र लिखवाया, तो पास्ट इंडेफिनेट था तो गॉट लग गया। अब यहाँ पर क्यों गॉट्स नहीं लगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में वी नेवर यूज एस और एस, है ना, तो राम गॉट द लेटर रिटन, राम वॉज गेटिंग द लेटर रिटन, राम हैड गॉट द लेटर रिटन, तो यहाँ पर हमने ऐसे इसे ट्रांसलेट करा। अब आगे देखो, राम पत्र लिखवाएगा, अब ये फ्यूचर टेंस की बात कर रही हूं मैं, किसकी, फ्यूचर टेंस की। ठीक है, तो हमने सारे टेंसेस को देख लिया है, फ्यूचर टेंस, राम पत्र लिखवाएगा, इट मींस राम विल गेट, अब यहाँ पर विल क्यों लगा, टेंस के अनुसार, गेट द लेटर रिटन। राम पत्र लिखवा सकता है, राम कैन गेट द लेटर रिटन, क्या बोलोगे, राम कैन गेट द लेटर रिटन, तो यहाँ पर गेट ही आया, ता है, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो राम कैन गेट द लेटर इंडेफिनिट,
ठीक है, राम को पत्र लिखवाना चाहिए, तो राम शुड लिखवाना चाहिए, चाहिए मतलब शुड, तो राम शुड गेट द लेटर रिटन। बट अल्टीमेटली हमने देखा कि जो बाकी ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, जो हमारा कर्म, हम ये कहें जो क्रिया जो कर रहा है उसको बताना होगा, तो उसकी क्रिया को हमेशा हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उसकी फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। अगर जो कोई क्रिया कोई पर्सन है, ठीक है, अगर कोई एक्शन कर रहा है, चाहे वो थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो जो क्रिया करेगा बेटा अल्टीमेटली वो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में करेगा। क्या करेगा? मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मेक, क्या? मेक। अब मेक, पहले हमने किसके बारे में बेटा देखा? गेट के बारे में देखा। अब मेक के बारे में देखेंगे। ठीक है, मेक का प्रयोग सजीव के साथ होगा। मेक विल बी यूज्ड विद लिविंग बींग्स। तो हमने देखा कि जो गेट है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज हो रहा है। ठीक है, गेट है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज हो रहा है, लेकिन जो मेक है वो किसके साथ यूज होगा? लिविंग बींग के साथ यूज होगा। किसके साथ यूज होगा? वो लिविंग बींग के साथ यूज होगा। तो देखिए, तो मेक का प्रयोग सजीव के साथ होगा। मेक विल बी यूज विद लिविंग बींग्स। किसके साथ? लिविंग बींग्स। तो गेट नॉन लिविंग, मेक लिविंग बींग। क्लियर? तो आगे देखिए, राम मुझसे लिखवाता है। क्या? राम मुझसे लिखवाता है। ठीक है, राम मेक्स मी राइट। राम मुझसे लिखवाता है, तो राम मेक्स मी राइट, राम मुझसे लिखवाता है, मतलब राम खुद तो कोई काम कर ही नहीं रहा ना। राम किससे करवा रहा है? मुझसे। किससे करा रहा है? मुझसे। और मैं तो सांस लेती हूं, मैं तो सांस ले रही हूं। हाँ, जब मैं सांस ले रही हूं, जब ऑब्जेक्ट क्या है? लिविंग, तो हम मेक्स लगाएंगे। तो राम मेक्स मी राइट। अब देखिए, यहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम क्या है? ये हमारा सिंगुलर, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए मेक के आगे एस लगा। मी क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आई किस में चेंज होता है? मी में। ठीक है, राइट हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमने यहाँ तक समझ लिया आपने। ठीक है, राम मुझसे लिखवाता है, राम मेक्स मी राइट। चलिए अब और समझिए। अब यही चीज जो हमने अभी समझी उसी को हम देख लेते हैं बेटा। ठीक है, राम ने मुझसे लिखवाया, राम ने मुझसे लिखवाया। यहाँ पर सजीव है राम, लिविंग बीइंग है, इसलिए मेक का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होगा। ठीक है, और एक मेन वर्ब है लिखवाना यानी राइट, जिसका फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी। यदि रखे मेक वाले वाक्यों को, तो मेन वर्ब जो भी हो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है। और दूसरी बात कि यह दूसरी मेन वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट करता है। अगर मैं कहूँ राम ने मुझे भिजवाया, तो यहाँ पर राम ऑब्जेक्ट है मैंने क्या काम किया जाने का, इसलिए दूसरी मेन वर्ब सेंट नहीं बल्कि गो है। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, मैं बता रही हूँ आपको। देखो, ये अल्टीमेटली मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, पहली बात, कर्ता जो है वो कार्य नहीं कर रहा है। कर्ता जो है वो कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, जो कर्ता जो है वो कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, कर्ता है जो कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड, जिससे करा रहा है वो लिविंग बीइंग है, वो लिविंग बीइंग है, मतलब कि हम लिविंग बीइंग को क्या बोलते हैं? वो सजीव है। तो हम कहेंगे उसकी क्रिया को मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे।
ठीक है, उसकी क्रिया को मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है राम ने मुझे भिजवाया। एग्जाम्पल क्या लिख रखा है, राम ने मुझे। ठीक है बेटा, एक चीज ये समझ लीजिए, आपको कभी भी अंग्रेजी बोलने में गलती नहीं होगी। ठीक है, राम ने मुझे भिजवाया। ठीक है, अब यहां पर जो भिजवाया है, राम ने मुझे भिजवाया। ठीक है, तो यहां पर राम ने मुझे भिजवाया, अगर एग्जाम्पल देखो, देखो यहां पर भिजवाना जो है, भिजवाया, इसका फॉर्म क्या है, भिजवाना। ठीक है, भिजवाया। अब यहां पर जो भिजवाया मतलब कि राम ने मुझे भिजवाया, मुझे भिजवाया, तो कार्य क्या करा, राम ने किया, नहीं, मेरा है तो आई है। ठीक है, तो यहां पर जो मेन वर्ब होगी वो क्या होगी, सेंड नहीं, गो। क्यों, क्योंकि मैं गया ना, अल्टीमेटली मैं गया ना, सेंड थोड़ी, मैं गया था। राम ने मुझे भिजवाया बट मैं ही आया ना, तो इसलिए मेन वर्ब यहाँ पर गो हुई। अगर अभी भी डाउट आ रहा है जरा सा, तो एग्जाम्पल में कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स देखिए, डाउट को खत्म करिए। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं तुमसे लिखवाता हूं, मैं तुमसे लिखवाता हूं, मैं तुमसे लिखवाता हूं, आई गेट यू, नहीं, आई मेक यू राइट, आई मेक यू राइट। आई, ये जो मैं तुमसे लिखवाता हूं, लिख कौन रहा है, तुम लिख रहे हो, लिख कौन रहा है, सेकंड पर्सन यहां पर लिख रहा है, और ये राइट किसकी क्रिया है, इसकी। ये जो राइट है ये इसकी क्रिया नहीं है, ये चीज बोल रही हूं मैं। आई मेक यू राइट, मेरा काम है ये, तुम्हारा काम है लिखना। ठीक है, मैं तुमसे लिखवाता हूं, मैं लिखवाता हूं तुमसे, मैं लिखवाता हूं तुमसे। देखो, मैं तुमसे लिखवाता हूं, आई मेक यू राइट, अल्टीमेटली लिख कौन रहा है, तुम लिख रहे हो, तो लिखना मेरा काम नहीं है। मेक मतलब कि मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो मेक क्या है, लिखवाना। ठीक है, लिख कौन रहा है, तुम लिख रहे हो, तो यहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा अगर ये लिविंग बीइंग है। ठीक है, और यहां पर आई के साथ मेक लगेगा, तो दैट इज सिंपल। तो ये जो वर्ब है ये इसकी है, तो ये क्या है, ये कॉसेटिव वर्ब है। क्या है, कॉसेटिव वर्ब। जब मैं किसी तीसरे व्यक्ति से कोई कार्य करा रहा हूं, जब मैं किसी तीसरे व्यक्ति से कोई कार्य करा रहा हूं। ठीक है, अब देखो, तुम मुझे भिजवाते हो, तुम मुझे भिजवाते हो, यू मेक मी गो, यू मेक मी गो। ठीक है, तुम मुझे भिजवाते हो, यू, ठीक है, मेक मी गो। यू मेक मी सेंड क्यों नहीं है, यही चीज मैं समझा रही थी, क्योंकि मेरे को भिजवा रहे हो ना तो मैं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन भिजवाना तो तुम्हारा काम है, लेकिन जाना तो मेरा काम है ना, तो इसलिए ये क्या है, ये मेरा काम है। ठीक है, तो सीता हमसे किताब पढ़वा रही है, सीता इज मेकिंग अस रीड द बुक। तो सीता का काम क्या है, ये अस क्या है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट। तो सीता का काम क्या है, पढ़ना, तो इसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा कि आपको अंग्रेजी कैसे ढंग की बोलनी है। बार बार कह रही हूँ, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा ये। तुम मुझे पैसे खर्च करवाओगे, तुम मुझसे पैसे खर्च कराओगे, यू करवाओगे, तुम मुझसे पैसे खर्च करवाओगे, तो फ्यूचर है, यू विल मेक मी, क्या, खर्च कराना, मतलब स्पेंड द मनी। ठीक है, अब ये जो है ये तुम्हारा है, इसलिए मैंने मेक करा। ये कॉसेटिव वर्ब है जो पहले लिखा हुआ है, और मी क्या है, मैं ऑब्जेक्ट हूं, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट हूं और मेरी में सांसें हैं, तो इसका स्पेंड मतलब कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया। मैं राम को तुमसे पिटवाऊंगा, मैं राम से तुमको पिटवाऊंगा, आई विल मेक यू बीट राम, आई विल मेक यू बीट राम, पिटने का काम तुम करोगे ना, आई विल मेक यू बीट राम, आई विल मेक यू, मैं पिटवाऊंगा, मेरा काम है पिटवाना, लेकिन तुम्हें पीटेगा कौन, राम।
अल्टीमेटली तुम्हें पीटेगा कौन? राम। बेटा ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन प्रैक्टिस से आएगा। आप प्रैक्टिस करिएगा तो आएगा। आई विल मेक, मेरा काम है पिटवाना, लेकिन पीटेगा कौन? राम। तो राम की यू, राम कौन पीटेगा? तो तुम कौन हो? जीव हो, तो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीटना, ठीक है। मैं राम से तुमसे पिटवाऊंगा, मैं राम से तुम्हें पिटवाऊंगा, मैं राम से तुम्हें पिटवाऊंगा। आई विल मेक राम बीट यू, आई विल मेक राम बीट यू। तो पिटने का काम राम करेगा, पिटने का काम राम करेगा, मैं नहीं करूंगी, ठीक है। प्रैक्टिस से आएगी ये चीज, मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, प्रैक्टिस से आएगी। मैं तुमसे पिटवाऊंगा, मैंने कहा मैं तुमसे पिटवाऊंगा। आई विल मेक यू बीट, ठीक है, मैं तुमसे पिटवाऊंगा, मेरा काम है पिटवाना, तुम क्या करोगे? पीटोगे, पीटने का काम तुम करोगे, मैं तो पिटवाऊंगा। तो जब मैंने पिटवाना बोल दिया, ये पिटवाना, पिटवाऊंगा या पिटवाना, तो ये मेक है, समझो बात को, ठीक है। मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, आई विल मेक यू बीट, यू बी बीटन, आई विल मेक यू बी बीटन। तो यहाँ पर क्या है? पीटने का नहीं, बल्कि पिटने का काम तुम करोगे, यानी तुम पिटोगे, ठीक है। अब देखो, ध्यान रहे कि किसी को पीटने को बीट कहते हैं, पर किसी से पिटने को बीटन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, मतलब कि किसी से पिटवाऊंगा, ठीक है। मैं तुमसे पिटवाऊंगा, मैं तुमसे पिटवाऊंगा, तुम पीटोगे, ठीक है। मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, तुम्हें पिटवाऊंगा, बी बीटन, बी बीटन, तुम्हें पिटवाऊंगा, बी बीटन, तुमसे पिटवाऊंगा, तुम जो करोगे बीट, और तुम्हें पिटवाऊंगा किसी और से, तुमको पिटवाऊंगा, तो बीटन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से करने में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है भाई, थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा और समझ लीजिए। मैं लिखूंगा, मैंने कहा मैं लिखूंगा, आई विल राइट, मैं लिखूंगा। मैं लिखवाऊंगा, आई विल मेक राइट, आई विल मेक राइट, मैं लिखवाऊंगा, आई विल मेक राइट। मैं तुमसे लिखवाऊंगा, आई विल मेक यू राइट, आई विल मेक यू राइट, आई विल मेक यू राइट, ठीक है। आगे देखिए, देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें। मैं तुमसे पत्र लिखवाऊंगा, मैं तुमसे पत्र लिखवाऊंगा, आई विल मेक यू राइट अ लेटर, ठीक है। मैं तुमसे पत्र लिखवाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला? यू है ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पर कह दिया अरे ये तो सजीव है, तो सजीव के साथ तो मेक लगा सकते हैं, तो आई विल मेक यू राइट अ लेटर। आई विल गेट द लेटर रिटन बाय यू। अब यहाँ पर गेट क्यों आया बेटा? क्योंकि जो लेटर है यहाँ पर हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दिया, ठीक है, और बाय यू। अब ऑल सेंटेंसेस गेट और मेक दोनों में कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है। फोर्थ सेंटेंस में दोनों है ना। अगर देखो मैं ये लिख रही हूं, आई विल मेक, ध्यान से देखना, यू राइट अ लेटर, ठीक है। मैं लिखवाऊंगा पत्र तुमसे, मैं तुमसे पत्र लिखवाऊंगा, मैं तुमसे पत्र लिखवाऊंगा, ठीक है। आई विल मेक यू, मैं तुमसे पत्र लिखवाऊंगा, ठीक है। अब मैंने कहा आई विल गेट द लेटर, ठीक है, रिटन बाय यू, द लेटर रिटन बाय यू। अब देखो यहाँ पर जो गेट लगाया ना, तो ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग, तो रिटन बाय यू क्यों? क्योंकि जब गेट आता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और ये यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं, मैं पत्र लिखवाऊंगा, आई विल गेट द लेटर रिटन, आई विल गेट द लेटर रिटन, समझे? तो अब जरा सी और चीजों को ध्यान से देखिए, समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी आपको लाफ, स्माइल, क्राई, वीप, अंडरस्टैंड, हैप्पी, सैड के साथ हमेशा मेक का प्रयोग होता है। मतलब जब आप कहते हैं मुस्कुराना, मतलब स्माइल, ठीक है। लाफ, अगर आपने कह दिया हंसना, तो क्या आएगा? मेक, ठीक है। अगर आपने बोला क्राई, रोना, ठीक है, इसका सिनोनिम वीप, ठीक है। आपने कहा समझना, अंडरस्टैंड, ठीक है। आपने कहा खुशी, हैप्पी, आपने कहा सैड, मायूस।
तो जब भी आप ये सारी चीजों को यूज करोगे ना बेटा, तो इनके साथ हमेशा आप क्या लगाओगे? मेक का प्रयोग। क्या करोगे? मेक का प्रयोग करोगे, ठीक है। चाहे जो ये शब्द लिखे हों तो आप हमेशा इनके साथ मेक लगाओगे। मैं तुम्हें खुश करूंगा, आई विल मेक यू हैप्पी। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू स्माइल या लाफ, ठीक है। मैं तुम्हें रुलाऊंगा, आई विल मेक यू वीप और क्राई, ठीक है। मैं तुम्हें दुख दूंगा, आई विल मेक यू सैड एंड आई विल हर्ट यू। मैं तुम्हें समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जब भी स्माइल है, लाफ है, क्राई है, वीप है, अंडरस्टैंड है, हैप्पी और सैड है, तो आपको हमेशा यहाँ पर मेक का प्रयोग करना है। मैं तुम्हें खुश करूंगा, आई विल मेक यू हैप्पी। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू स्माइल। मैं तुम्हें रुलाऊंगा, आई विल मेक यू वीप या क्राई। मैं तुम्हें दुख दूंगा, आई विल मेक यू सैड या आई विल हर्ट यू। मैं तुम्हें समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? तो आगे चल लेते हैं, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली गेट और मेक में था। तो अब हम पहले अपने वोकैबुलरी सेक्शन पर चलते हैं, ठीक है। हमारा गेट और मेक यही कॉसेटिव वर्ब्स थे, यही कॉसेटिव वर्ब थे। नेक्स्ट लेक्चर पूरा का पूरा मैं डिवोट करूंगी ट्रांसलेशन पर, जब आपको खुद बताना है कि यहाँ पर गेट लगाना है, मेक लगाना है। तो पहले ही कह रही हूँ, इस लेक्चर के बाद गेट और मेक को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, मैप, एक वर्ड है मैप। मैप इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? मैप। मैप मतलब परियों की रानी, ठीक है। मेस, मेस मतलब गधा, मेस गधा। मशीन मतलब यंत्र, ठीक है। मैड, मैड ड मैड मतलब पागल। मेड, मेड मतलब बनाया, ठीक है। मेड, मेड बनाया, ठीक है। अगर यहाँ पर मेड लिखा होता तो वो नौकरानी हो जाती, MEID, ठीक है। तो कैसे प्रोनाउंस करोगे? मैप, मेस, मशीन, मेड, मेड, मैड, मेड, ठीक है। तो परियों की रानी, गधा, यंत्र, पागल और बनाया, ठीक है। आगे चलते हैं। मैजिक, मैजिक, मैजिक नहीं बोलना है, मैजिक बोलना है, मैजिक बोलना है मतलब जादू। मैजिशियन, मैजिशियन नहीं, मैजिशियन नहीं बोलोगे, मैजिशियन ज बोलोगे यहाँ पर, मतलब जादूगर। क्या मतलब? जादूगर, ठीक है। मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट मतलब जिलाधीश, मतलब जिलाधीश। मैग्नेट, मैग्नेट मतलब चुंबक, मैग्नेट मतलब चुंबक। मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट मतलब शानदार, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, मतलब बहुत ही ज्यादा शानदार, ठीक है। तो ये हैं वर्ड्स जिन्हें हमें प्रोनाउंस करने हैं, ओके। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो क्विज खेल लेते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा है। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू मीन बाय मेस? Question number 2, what do you mean by magnet? तो होप आपने इस क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेस? गधा, ठीक है। तो ये पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट? मतलब कि चुंबक, ठीक है। तो सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए हमने अब समराइज कर देते हैं। आज हमने पढ़ा क्या है बेटा? आज हमने पढ़ा है गेट और मेक। ये क्या है? ये दोनों कॉसेटिव वर्ब हैं। क्या है? कॉसेटिव वर्ब है। और ये कॉसेटिव वर्ब क्यों है? क्योंकि ये कार्य कराते हैं, करवाते हैं, कार्य करवाते हैं। गेट आएगा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ और मेक आएगा लिविंग बींग्स के साथ, लिविंग बींग्स। और ये लिविंग बींग्स क्या होने चाहिए? ऑब्जेक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये ऑब्जेक्ट होने चाहिए। और नॉन लिविंग क्या होने चाहिए? ये भी ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलिए समराइज कर देते हैं। आज हमने बेटा जी करे हैं कॉसेटिव वर्ब्स, ठीक है, और साथ ही साथ वोकैबुलरी सेक्शन, ठीक है, और नॉलेज टेस्ट। तो होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में आपको ये ट्रांसलेट करने हैं, ठीक है, ट्रांसलेट करने हैं और गेट और मेक को ढंग से यूज करना है। प्लीज बार बार कह रही हूँ,
कोशिश करिएगा, ज़रूर होगा। और बाकी लेक्चर नंबर 2 में हम और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन तब तक आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करके आइए, है ना भाई? तो अगला लेक्चर हमारा किस पे होने वाला है? कॉसेटिव वर्ब्स पर ही, जिसमें हम करेंगे ढेर सारी प्रैक्टिस। तो अल्टीमेटली होमवर्क करना ज़रूरी है। होमवर्क करोगे तभी आप लेक्चर नंबर 2 में प्रैक्टिस भी कर पाओगे, ठीक है? तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, डाउट नेट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।